नमस्कार प्यारे मित्रों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। और दोस्तों, होली बीत गई है, बैजला बीत गया है। अब क्या है, पढ़ाई की बारी है दोस्तों। हंगामा खूब कर लिया, धमा चौकड़ी खूब कर लिया और भाभीियों को कलर से पूरी तरह रंग दिया। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम फिर पुनः अपने एनर्जी के साथ, फुल एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई की ओर चलेंगे। क्योंकि एंजॉय का समय खत्म हो गया है, अब चलेंगे हम अपनी पढ़ाई की ओर चलेंगे। और आज देखेंगे दोस्तों, जैसा कि आपको सामने से दिख रहा होगा, श्वसन तंत्र। जी हाँ, श्वसन तंत्र क्या है और मनुष्य का श्वसन तंत्र कैसा होता है, मेढक में कैसा श्वसन तंत्र पाया जाता है और कीटों में कैसा श्वसन तंत्र होता है, उन सारे पॉइंट को एक एक करके कवर करने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों, इस टॉपिक्स को देखने के बाद यदि यहाँ से प्रश्न बनते हैं तो मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि उन सारे प्रश्नों को आप कर पाएंगे जो श्वसन तंत्र से उठने वाले हैं। और दोस्तों, इससे पहले जो लोग हमारी वीडियो को और नहीं देखे, जैसे उसमें मैंने पाचन तंत्र पढ़ा दिया, जी हाँ, पाचन तंत्र पढ़ा दिया, जनन तंत्र पढ़ा दिया। और दोस्तों, आज की बारी है श्वसन तंत्र, इसके बाद उत्सर्जी तंत्र, उसके बाद तंत्रिका तंत्र। एक एक पॉइंट को करते हुए हम आगे जाएंगे ताकि बायो से उठने वाले जो प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को आप पूरी तरह कर पाए दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए बिना समय को गवाए हुए हम चलते हैं और एक नज़र में पहले देखते हैं कि कैसे कैसे क्या इसका कार्य होता है श्वसन तंत्र का। तो हम सबसे पहले देखेंगे श्वासोच्छ्वास। जी हाँ, श्वासोच्छ्वास क्या होता है, अर्थात सांस का लेना और बाहर निकालना, ये क्या कहलाता है, श्वासोच्छ्वास कहलाता है। और मनुष्य, जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, मनुष्य एक बार में अंदर तक जब सांस लेता है तो लगभग आपसे बताते चले 500 मिलीलीटर अंदर ले जाता है। जी हाँ, सामान्यतः मनुष्य एक बार में 500 लीटर तक मिलीलीटर जो है क्या लेता है, ऑक्सीजन को अंदर ले जाता है। अगर बहुत अधिक तेज को खींच लिया, ऐसे अगर खींच लेगा तो 600 मिलीलीटर ले जाएगा। लेकिन अगर सामान्यतः की हम बात करें तो 500 मिलीलीटर जो है एक बार सांस लेने में अंदर ऑक्सीजन जाता है। और अब देखते हैं दोस्तों, क्या देखते हैं, निःश्वसन और निः। देखिए इसमें थोड़ा सा अंतर है, केवल यहाँ निः श्वसन है और निःश्वसन का मतलब अंदर और निः श्वसन का मतलब होता है बाहर। जी हाँ, हम श्वसन जब अंदर करते हैं, अर्थात जब हम सांस को अंदर खींचते हैं तो वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन की जो मात्रा है, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन की मात्रा 78% है और ऑक्सीजन की मात्रा 20.93%, उसको हम 21% लगभग बोलते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दोस्तों 0.03% है। और दोस्तों, जितना हमारे वायुमंडल में मौजूद है उतना ही व्यक्ति एक बार अपने अंदर जब सांस लेता है तो उतना ही परसेंट हमारे सांस के अंदर जाता है। जैसा कि आपको सामने से दिख रहा होगा N2 नाइट्रोजन। जी हाँ, जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो नाइट्रोजन की मात्रा कितनी जाती है, 78% जाता है। और याद रखना, ऑक्सीजन कितना जाता है, 21% जाता है। और CO2 कितना जाता है, 0.03% हमारे अंदर क्या जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। अब देखेंगे निःश्वसन। जी हाँ, निःश्वसन, इसका मतलब यह है कि जब सांस को अंदर लिया और लेने के बाद जब फेफड़ा उसको बाहर छोड़ता है तो ये कितने परसेंट की मात्रा में छोड़ता है, इस पॉइंट को देखिएगा दोस्तों। नाइट्रोजन तो सेम टू सेम 78% पूरा निकल जाता है। जी हाँ, नाइट्रोजन 78% पूरा निकल जाता है। लेकिन उसके आगे देखेंगे ऑक्सीजन। जी हाँ, ऑक्सीजन आपका सिर्फ 17%। जी हाँ, ऑक्सीजन कितना निकलता है, 17% निकलता है। बाकी जो 4% है वो याद रखना CO2 गैस की मात्रा के साथ बाहर निकल जाता है। और दोस्तों, अब क्या देखेंगे, श्वसन अंग। क्या देखेंगे, श्वसन अंग। जी हाँ, कीटों में, स्तनधारी में, जलीय जीव में, मेढक में, टैडपोल में, मछलियों में जो श्वसन क्रिया होती है वो किसके माध्यम से होती है। जी हाँ, कौन सा अंग कार्य करता है श्वसन में, उन सारे पॉइंट को आप देखेंगे। और दोस्तों, देखने वाले लोगों से मैं यह कहना चाहता हूं, उन छात्र छात्राओं से और देखने वाले अपने भाइयों से कहना चाहता हूं कि यदि आपको ये सेशन
पसंद आता है तो मेरे प्यारे मित्रों मेरा हौसला बढ़ाइए। आप लोगों के लिए वो सारे कंटेंट देने का प्रयास करूंगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहतर हो और आप बेहतर कर पाओगे। तो दोस्तों देखेंगे स्तनधारी, जी हाँ, स्तनधारियों में जो श्वसन क्रिया का अंग होता है वो फेफड़ा, जी हाँ, स्तनधारियों में जो बच्चे पैदा करता है, दूध पिलाता है, वो स्तनधारी की श्रेणी में आता है। और याद रखना उसमें जो श्वसन का अंग होता है वो फेफड़ा होता है। फेफड़े के माध्यम से ही श्वसन क्रिया होती है, इतना आप ध्यान में रखिएगा। अब अगले पॉइंट में देखेंगे कीट, जी हाँ, कीटों में जो श्वसन क्रिया होती है श्वास नली। अगर श्वास नली आपको नहीं मिलेगी तो ट्रेकिया होगा। क्या होगा? ट्रेकिया। चूंकि हिंदी और इंग्लिश शब्द का मतलब है इसलिए बोलेंगे, अगर हिंदी में होगा तो श्वास नली। जी हाँ, कीटों में याद रखना श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होती है? श्वास नली। अगर इंग्लिश में होगा तो ट्रेकिया होगा। अब अगले पॉइंट पर चलेंगे, देखेंगे जलीय जीव। जी हाँ, जलीय जीवों में जो श्वसन क्रिया होती है किसके माध्यम से होता है? दोस्तों आपको बता दे, क्लोम या गिल होगा। जी हाँ, क्लोम या गिल होगा, हिंदी और इंग्लिश में है। इसका मतलब ये होता है जो जलीय जीव हैं उसमें जो श्वसन क्रिया होती है वो किसके माध्यम से होता है? या तो क्लोम होगा या तो गिल होगा। अब अगले पॉइंट में चलेंगे दोस्तों और देखेंगे मेढक। जी हाँ, मेढक एक ऐसा प्राणी है मेढक एक ऐसा प्राणी है दोस्तों कि इसमें जो श्वसन की क्रिया है 3 माध्यम से होती है। वो तीनों का कार्य, जैसे अगर फेफड़ा नहीं देखेंगे कि जो मेढक का बच्चे को क्या बोलते हैं? टैडपोल कहा जाता है। और दोस्तों वो जो टैडपोल होते हैं, आप जब छोटा छोटा रहेगा तो आप ये देखेंगे कि वो मछली के आकार का होता है। आप जब देखेंगे कि बारिश का समय आता है तो छोटे छोटे उसमें पूंछ निकली होती है। तो याद रखना जब उस स्थिति में मेढक होता है तो उसमें जो श्वसन क्रिया होती है वो गिल के माध्यम से होती है, जैसे मछलियों में होती है। वैसे सेम टू सेम जब मेढक का बच्चा होता है तो याद रखना उसमें जो श्वसन क्रिया होती है वो गिल के माध्यम से होती है। और दोस्तों टैडपोल को तो मैंने बता दिया। और याद रखना जब मेढक जब क्या करता है, मिट्टी के नीचे चला जाता है तो ये त्वचा से श्वसन करता है। जी हाँ, किससे श्वसन करता है? तब वह त्वचा से श्वसन करता है। और पानी में चला गया तो फेफड़ा से, और भी उसके पॉइंट में है, फेफड़ा और त्वचा दोनों का प्रयोग करता है। और गिल का प्रयोग तो जब बच्चा होता है तब करता है। तो मेढक तीनों प्रकार से श्वसन क्रिया करता है। किससे किससे? गिल से करता है, फेफड़ा से करता है और त्वचा से भी करने का कार्य करता है। और दोस्तों मछली को तो आप जानते ही हैं कि वो किसके माध्यम से करता है? वो गिल के माध्यम से जो श्वसन क्रिया करने का कार्य करता है। अब दोस्तों देखेंगे श्वसन मार्ग। जी हाँ, अब क्या देखेंगे? श्वसन मार्ग देखेंगे कि श्वसन मनुष्य की जो श्वास है वो कौन कौन से मार्गों से होकर गुजरती है। जी हाँ, मनुष्य की जो श्वसन मार्ग है वो कौन कौन से मार्गों से होकर गुजरने का कार्य करता है। दोस्तों देखिएगा, 1 मिनट में देखिए। पहले नासा मार्ग, नासा रंध्र, अर्थात रंध्र का मतलब होता है छिद्र। जो हमारा ये नाक सामने से दिख रहा है ये नासा रंध्र है। और दोस्तों इसमें छोटे छोटे आपको बाल नाक में होते हैं। वो क्या करते हैं? वो जब हम सांस लेते हैं तो एकदम छोटे छोटे जो धूल के कण है वो अंदर ना जाने पाए, तो इसलिए क्या करता है, उस बाल में वो रुक जाते हैं। और जो आगे बचता भी है वो आगे जाकर जाता है तो पीछे म्यूकस, जी हाँ, वहां से कहां से? नासा कपाट के पास म्यूकस, और म्यूकस उसको रोकने का कार्य करता है। और दोस्तों इसके आगे जैसे ही जाएंगे, नासा कपाट क्या है? हड्डी वाला जो हिस्सा है, जो आपको देखिए यहाँ एकदम लूज है, और लूज के ऊपर जाएंगे तो यहाँ देखेंगे कि आपको टाइट हड्डी मिलेगी। और दोस्तों इस हड्डी में ही, इसी को बोलते हैं नासा कपाट कहा जाता है। और नासा कपाट से जैसे ही आगे जाएंगे, जैसे आपको दिखाई पड़ रहा ग्रासनी, जी हाँ, ग्रास नली। इस ग्रास नली के बाद ही भोजन कहाँ पर जाता है दोस्तों? तो याद रखना भोजन अमाशय में जाता है। और श्वास नली, जब उसी के श्वास नली के माध्यम से ही सांस जाती है, लेकिन सांस खाने के रास्ते में नहीं जाती है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। और आगे चलते हैं, इसके बाद कहाँ श्वास पहुंचता है? श्वास नाल में। जी हाँ, श्वास नली में आगे पहुंचता है श्वास। फिर उसके बाद कहाँ जाता है? श्वासनी में जाता है।
जी हाँ, उसके और आगे बढ़ते हुए श्वसनी में पहुंचता है, फिर वायु कोष्ठ में पहुंचता है, तब पहुंचता है दोस्तों कहां, रुधिर में पहुंचने का कार्य करता है। और दोस्तों रुधिर में पहुंच करके श्वास ऑक्सीजन याद रखना वो कोशिका में पहुंच जाता है। जी हाँ, पहले रुधिर में पहुंचता है, तो रुधिर क्या करता है, हीमोग्लोबिन होता है। आप सब जानते हैं कि ब्लड में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और दोस्तों यही हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारे फेफड़े से कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। जैसा कि आप जानते हैं हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन को पूरे बॉडी के अंदर पहुंचाने का कार्य कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। और हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, रुधिर में पाया जाता है। और दोस्तों आप देखेंगे इसके आगे कोशिका में पहुंचता है, और कोशिका में जैसे ही जाता है तो कोशिका में पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है दोस्तों। और माइटोकॉन्ड्रिया में ही याद रखना क्रेब्स चक्र होता है। जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या होता है, क्रेब्स चक्र होता है। और यहीं से जो है क्या होता है, क्रेब्स चक्र के माध्यम से ही एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो ग्लूकोज बनाने का कार्य करती है। और दोस्तों अब क्या करते हैं, अब थोड़ा अगले सेशन में चलने का कार्य करते हैं, देखते हैं कि अब अगले पॉइंट में क्या होगा, ठीक है ना। तो ये देखते हैं कि फेफड़ा का कार्य कैसा होता है। जी हाँ, फेफड़ा बॉडी के अंदर कार्य कैसे करता है, ताकि आप यहां से अगर कुछ भी प्रश्न बनते हैं कि प्लूरल मेम्ब्रेन झिल्ली का कार्य क्या होता है, एल्वेली क्या होता है, डायफ्राम क्या होता है, एपिग्लोटिस क्या होता है, एक 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 पॉइंट आप देखिएगा, ताकि श्वसन तंत्र से उठने वाले जो प्रश्न हैं मेरे प्यारे बंधुओं, वो सारे प्रश्नों को आप पूरी तरह कर पाओ। यही बार बार प्रश्नों को दोहराने का कार्य इसलिए करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो देखने के बाद YouTube पर कोई सा वीडियो आप देखिएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं, किसी ने इससे बाहर कुछ नहीं बताया है, क्योंकि वैसे प्रश्नों को संग्रह मैंने इसमें सब समाहित किया है जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बेहतर हो और आप बेहतर कर पाओ। तो दोस्तों जैसा कि आपको सामने से दिख रहा होगा, ये देखिए क्या बना है, टूटा फूटा बना है फेफड़ा। फेफड़े का कार्य क्या है, जैसा कि आपको सामने से दिख रहा होगा, श्वास नली। जी हाँ, यही श्वास नली है जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रेकिया बोलते हैं, और हिंदी में श्वास नली बोलते हैं। दोस्तों इसी माध्यम से ही वायु फेफड़े में पहुंचती है। कहां पर पहुंचती है, फेफड़े के अंदर पहुंचती है। और दोस्तों ये आपको जो दोहरी झिल्ली दिख रही होगी, इधर भी जो दोहरी झिल्ली आपको दिख रही होगी, इस झिल्ली का नाम है प्लूरल मेम्ब्रेन झिल्ली। जी हाँ, क्या नाम है, प्लूरल मेम्ब्रेन झिल्ली कहा जाता है। मनुष्य का जो फेफड़ा होता है प्लूरल मेम्ब्रेन झिल्ली के अंदर ही वो बंद होता है। और दोस्तों ये आपको जो गुच्छे की तरह दिख रहा है ऐसे ऐसे, इसको एल्वेली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्वेली बोला जाता है। और ये क्या काम करता है, जब ऑक्सीजन यहाँ पर आती है तो मेरे प्यारे बंधुओं जो हीमोग्लोबिन होता है इसके अंदर रुधिर होता है। क्या होता है, रुधिर होता है। और ये क्या करता है, ऑक्सीजन को यहां से पकड़ता है और हीमोग्लोबिन क्या करता है, यहीं से पूरे बॉडी के अंदर संचार करने का कार्य करता है। जी हाँ, यहां पर हीमोग्लोबिन होता है, जो आपको गुच्छा गुच्छा इधर भी दिख रहा है, इधर इधर दोनों तरफ जो गुच्छे की तरह ऐसे दिख रहा है, यहां पर होता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को पकड़ता है अब पूरे बॉडी के अंदर संचार करने का कार्य करता है। जी हाँ, क्या करता है, हीमोग्लोबिन पूरे बॉडी के अंदर जो है ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करता है। और दोस्तों ऑक्सीजन याद रखना, ऑक्सीजन जब कोशिका में पहुंचता है तो कोशिका के अंदर आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि वहां पर एक क्रेब्स चक्र होता है, क्रिया होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट उसको बोलते हैं। जैसा कि ऑफलाइन क्लास में मैंने सारे एक्सप्लेन करके आपको बताया भी है। और दोस्तों सेम टू सेम आपको यहां भी वही प्रश्नों का संग्रह, उससे बेहतर ही आपको मिलने का प्रयास होगा कि आप उससे ज्यादा बेहतर कर पाएं। तो दोस्तों ऐसे ऑक्सीजन आया और फेफड़े के अंदर गया,
और फेफड़े के अंदर जो एल्वेली होता है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करता है। याद रखना ये इसको लाल रक्त कणिकाएं, जी हाँ, हीमोग्लोबिन के कारण ही क्या होता है, ब्लड लाल दिखाई पड़ता है हीमोग्लोबिन की वजह से। और काम क्या है हीमोग्लोबिन का, ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं में पहुंचाने का कार्य कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। मेरे प्यारे बंधुओं, फेफड़े के नीचे ही डायाफ्राम होता है। क्या होता है, डायाफ्राम होता है। और जब हम बॉडी के अंदर सांस को लेते हैं, ऐसे जब सांस लेते हैं तो डायाफ्राम का कार्य क्या होता है मेरे प्यारे बंधु, देखिए थोड़ा तिरछा बना है ना, तो इसका मतलब ये हुआ जैसे ही सांस इसमें गई तो ये नीचे को जंप करता है। जी हाँ, क्या करता है, ये नीचे को ऐसे बैठता है, नीचे को ऐसे बैठता है। लेकिन याद रखना जैसे ही नीचे पहुंचा तुरंत नीचे से ये धक्का देने का कार्य करेगा ऊपर की ओर, ताकि हमारी सांस बाहर निकल जाए। जी हाँ, फेफड़ा तो खींच लोगे आप सांस को, लेकिन इसकी छोड़ने की पावर नहीं होती है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। और छोड़ने का काम कौन करता है, डायाफ्राम इसका सहयोग करता है सांस को बाहर निकालने के लिए। कौन करता है, डायाफ्राम करता है। सांस को बाहर ढकेलने का काम कौन करता है, डायाफ्राम करता है मेरे प्यारे बंधुओं। और आपको एक पॉइंट यहां पर यह बताता चलूं, डायाफ्राम का याद रखना, कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु अनायास हो जाती, कहते हैं कुछ भी नहीं हुआ यार, उसका कोई भी टूटा फूटा नहीं, सांस बंद हो गई। इसका मतलब यह हुआ प्यारे बंधुओं कि कहीं एक्सीडेंट हो गया या किसी भी प्रकार से अगर डायाफ्राम टूट गया है, यहां से ये टूट गया है, तो याद रखना सांस ज्यों का त्यों नीचे गई और इसको धक्का देने का कोई कार्य नहीं किया गया तो उस व्यक्ति की तुरंत डेथ हो जाती है। उसका कारण यह कि इसने ऊपर को ठेला ही नहीं, धक्का दिया ही नहीं, तो जिससे सांस बाहर निकल नहीं पाए। और कभी कभी ऐसे चोट भी कहीं धक्का से लग जाती तो सांस तुरंत रुक जाती है। इसका मतलब डायाफ्राम तुरंत नीचे आया, तुरंत काम नहीं किया, इसलिए वैसा हो जाता, धक्का लग जाता है। तो याद रखना डायाफ्राम का कार्य क्या है, सांस को ऊपर ढकेलने का कार्य करती है। जब सांस लेते हैं तो डायाफ्राम क्या करता है, नीचे आता है, और नीचे आने के बाद फिर ऊपर धक्का देने का कार्य कौन करता है, डायाफ्राम करता है। और दोस्तों एक पॉइंट और ध्यान से देखिएगा, कौन सा ये पॉइंट है, एपिग्लोटिस आपको दिखा होगा। जी हाँ, एपिग्लोटिस क्या करता है, एपिग्लोटिस का कार्य क्या है, गले में पाया जाता है एपिग्लोटिस। और मेरे प्यारे बंधुओं आपको बता देना चाहता हूं, एक पॉइंट ये मेरे पास याद आ गया है कि जब आप खाना खाओगे तो आपको हिचकी आएगी, और हिचकी आएगी तो कहोगे कि हमारी वाली हमको याद कर रही है, या तो कोई ऐसा बोलता है कि आज फला हमको याद कर रहा है, हमको हिचकी आ रही है। मेरे प्यारे बंधुओं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो हिचकी आती है, हिचकी आने का एक ही कारण है जो आप आज के बाद ये समझ पाएंगी कि व्यक्ति को हिचकी क्यों आने लगती है अचानक। तो दोस्तों आपको बता दें कि जैसे ही हमने खाना को निगला, जैसे यहां पर देखिएगा मैंने छोटा डायग्राम बना दिया, जैसे यहां पर खाना निगला और बीच गले में होता है एक ढक्कन की तरह होता है। कैसा होता है, ढक्कन की तरह होता है। उसका नाम क्या है, एपिग्लोटिस है। क्या नाम उसका, एपिग्लोटिस उसका नाम है। अगर हम श्वास लेंगे, श्वास अगर हम लेते हैं तो याद रखना मेरे प्यारे बंधुओं, एपिग्लोटिस क्या करता है, खाना वाले मार्ग को बंद कर देता है। जी हाँ, सांस लेंगे तो खाना वाले मार्ग को बंद कर देगा। अगर हम खाना खाएंगे तो वो श्वास वाले रास्ते को बंद करने का कार्य करता है। और दोस्तों इस पर नियंत्रण कौन करता है, जी हाँ, एपिग्लोटिस पर नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है, तो आपको बता देना चाहता हूं मेरे प्यारे मित्रों कि एपिग्लोटिस दिमाग, माइंड उसको जो है उस एक्सेप्ट करता है, वहीं से वो संचालन होता है। एपिग्लोटिस पर जो है नियंत्रण किसका होता है, शरीर माइंड का होता है। माइंड उस पर नियंत्रण करने का कार्य करता है कि आप खाना खाओ। अगर धोखा से भी, याद रखना, अगर धोखे से भी अगर भोजन अमाशय के बजाय एक भी खाने का कण अगर श्वास नली में चला गया है, ग्रासनी के बगल में श्वास नली होती है, और अगर उसमें चला गया मेरे प्यारे मित्रों, तो याद रखना आपको हिचकी आना तुरंत प्रारंभ हो जाएगी। क्योंकि भोजन अमाशय में जाना चाहिए लेकिन वो चला कहां गया है, श्वास नली में चला गया है। इसलिए क्या करता है, और श्वास नली में जाने का मतलब वो फेफड़े की ओर चला गया है, और फेफड़े की ओर जब जाएगा तो फेफड़ा उसको धक्का देगा।
बाहर निकालने के लिए। क्या देगा? धक्का देगा बाहर निकालने के लिए, क्योंकि वो वहां का जाने का स्थान नहीं है। बोलेगा कि आपका स्थान ये नहीं है, आप अमाशय में जाओ। इसलिए आपको धक्का देने का कार्य करता है। और कौन करता है? फेफड़ा, क्योंकि वो श्वास नली में चला गया है भोजन। एक भी बूंद पानी चला जाएगा तब भी वो याद रखना फेफड़ा उसको बाहर निकालने का कार्य करेगा। और मेरे प्यारे मित्रों, आप लोगों को आज का ये सेशन आपको कैसा लगा है? आप लोग देखिएगा और देखने के बाद मेरे प्यारे बंधुओं इसको पूरे YouTube पर आप फैला दीजिए। आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। आपका जीव विज्ञान से संबंधित, बायो से संबंधित जितने भी प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, वह चाहे जो भी तंत्र हो, तंत्रिका तंत्र हो याद रखना, पेशी तंत्र हो याद रखना, और भी जैसे मैंने बता दिया जनन तंत्र आपको बता दिया, और आज का श्वसन तंत्र बता दिया, उत्सर्जी तंत्र बता दिया, जितने भी आपको टाइप के यहां से प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों को मैं आपके सामने रखूंगा। और आज की क्लास को विराम करता हूं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।